कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल के बारे में बता रहा हूँ। तो गुप्त काल से इस बार क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है, क्योंकि पिछले साल मौर्य साम्राज्य से पूछे गए थे मौर्य प्रशासनिक इकाई के बारे में। तो इस वर्ष संभावना ज़्यादा बनता है गुप्त काल से क्वेश्चन पूछने के। तो गुप्त काल से जनरली दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। एक तो गुप्त काल स्वर्णिम काल था, इस कथन की समीक्षा कीजिए, और दूसरा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में या समुद्रगुप्त का जो राज्य विस्तार है, साम्राज्यवादी नीति है, उसके बारे में किस प्रकार से उसने पूरे भारत को विजित किया था। तो ये दो क्वेश्चन एकदम आप रट्टा मार के जाइए, यहां से दो क्वेश्चन आने की पूरे का पूरा संभावना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन ही आपको लिखना होता है। और पहले से अगर आपको पता चल जाता है कि यही क्वेश्चन आने की संभावना है, अगर 6 क्वेश्चन है, अगर हम 15 क्वेश्चन पढ़ के जाएं और 6 क्वेश्चन आ जाए तो इससे मजे की बात कुछ भी नहीं हो सकती है, खास करके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और यह इतिहास में संभव है, और यह संभव तभी होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जब 1-2 बार लिखते हैं। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से हमने सीखा है, तो मैं आपको वैसे क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप अगर आपको मेरा पढ़ाना या समझ में आपको अच्छे से आ रहा है, मेरे जो भी पढ़ाने का जो भी शैली है, तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। मात्र 2500 में अभी फिलहाल, ठीक है, यह कोर्स करवाया जा रहा है। सिर्फ यह आपके लिए जो है कह सकते हैं कि वरदान बन सकता है। इसमें हमने वो सारे टॉपिक को कवर किया है जो 67th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है और हम लोग भी किताब से ही पढ़ करके बनाते हैं नोट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट्स किताब पढ़ करके और पूरे अच्छे से समझ के लिख सकता है और उसको कर लेगा। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग की भूमिका होती है कि चूंकि हमने जो अपने मेहनत से, जो एक्सपीरियंस से जो सीखा, वो आपके बीच में अगर आपको मैं बता देता हूं तो उससे आपको आसानी हो जाती है कंपटीशन निकालने में, ठीक है। तो आप जो है इसको जरूर बाय कर लें। और यहाँ पे अभी मिनिमम कॉस्ट कह सकते हैं कि इतना पूरे ऑल इंडिया में बता दूं कि आपको कोई इतिहास का सिलेबस, यहाँ तक कि आपके नोट्स भी नहीं आ पाते हैं, उतना कॉस्ट में आपको नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी दे रहा हूँ, जो कि आपको टॉपिक समझा भी रहा हूँ, और साथ साथ आपके जो आप प्रिंट कराइए और उसको आप रीड कर लीजिए एक बार थ्रोली, और भरोसा रख के आप जाइए एग्जाम दे के देखिए, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त काल स्वर्ण काल था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखिए स्वर्ण काल का मतलब यहाँ पर आप उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य से ले सकते हैं, जिसमें कि वहाँ उन्नति बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, तब उसको हम स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर जब समाज के लोग समृद्ध हों, सभी वर्ग के लोग, ये नहीं कि सिर्फ राज परिवार के लोग समृद्ध हो, तो वो राज परिवार के लोग तो हर एक काल में समृद्ध रहे हैं, चूंकि राजा ही हुआ तो वो समृद्ध होगा ही, तो उसको हम स्वर्णिम युग नहीं कहते। जबकि जब जन सामान्य लोग समृद्ध हो जाए हर एक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तब उस काल को हम लोग स्वर्ण युग का संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए गुप्त काल स्वर्णिम युग था नहीं था, इसके पीछे हमको तर्क देना होगा। कुछ भी निष्कर्ष पर निकलने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं, जो उन्होंने कहा है, साथ साथ जो हमारे साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भी उसकी आलोचना करते हुए जो कहा है, दोनों पक्षों को हमको रख करके और उसको समझना होगा और लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो समीक्षा का मतलब यह होता है आप उसकी पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नकारात्मक दोनों पक्ष को लिखेंगे, और जो भी मंतव्य है या वक्तव्य है जो हमारे इतिहासकार हैं, चाहे वह विदेशी इतिहासकार हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार या फिर भारतीय इतिहासकार हैं, उनके बारे में लिख करके फिर लास्ट में निष्कर्ष पे निकलना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखने में बस वही कलाकारी है। क्वेश्चन दिखने में आसान है, लेकिन इसको लिखने में आपको थोड़ा सा कलाकारी कह सकते हैं यहाँ पर अपनाना होगा, और हर एक पॉइंट्स को तर्क और कुतर्क जो भी है दोनों देना पड़ता है यहाँ पे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, तब जाके लास्ट में निष्कर्ष पे आप पहुंच पाते हैं। चलिए, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, ऐसी मान्यता भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों की है। जो भारतीय हैं
इतिहासकार और जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानने की भावना है, उनके अंदर यह दिखाई देता है कि वो गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहते हैं। जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकार इस बात की हमेशा से आलोचना करते आ रहे हैं, लेकिन जो विदेशी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास की गरिमा को धूमिल किया जा रहा था, यानी वहां के इतिहासकार जो थे भारतीय इतिहास को एकदम धूमिल कर रहे थे, प्राचीन भारतीय इतिहास को, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को यूरोपीय इतिहासकार श्रेष्ठ बताते थे और पूरे भारतीय महाद्वीप के जो कहते थे कि जो यूरोप की एक अलमीरा में जो किताब है वो यहाँ के इतिहास से ज़्यादा मतलब उसमें जानकारी है वहाँ के एक अलमीरा के किताब में, ठीक है। यानी भारतीय इतिहास को वो इतना नीचा दिखाने का प्रयास करते थे कि यहाँ कोई सभ्यता संस्कृति ही नहीं है, यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो इस तरीका से वो लोग जब कहते थे तो जो भारतीय इतिहासकार थे राष्ट्रवादी, तो उनके अंदर यह भावना जागृत होती थी कि हम भी अपने प्राचीन इतिहास को जानें और उसके बारे में व्याख्या करें, और उसी दरमियान उन्होंने गुप्त काल को स्वर्णिम युग बताया भी है। इसी क्रम में हमारे देशी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की गरिमा को बचाते हुए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का पुनरुत्थान और स्वर्णिम युग बताया है। तो यह लाइन भूमिका में लेंगे, भूमिका में इतना आप लिख देंगे। अब आइए, गुप्त काल स्वर्ण युग था या नहीं, इस बात की पुष्टि करने से पहले हमें हरेक पक्षों को राष्ट्रवादी तथा साम्राज्यवादी इतिहासकारों के वक्तव्यों या मंतव्यों पर ध्यान देना होगा। जो वक्तव्य है, जो उनका कथन है, उस पर भारतीय इतिहासकार इस काल में हुए धार्मिक सुधार एवं अनेक धार्मिक साहित्य, जैसे उस समय आप पुराण की रचना हुई, महाभारत, रामायण, पुराण आदि के निर्माण एवं शैव एवं विष्णु के नए अवतार की अवधारणा के कारण आप देखिएगा कि गुप्त काल में शैव धर्म और विष्णु वैष्णव धर्म दोनों बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रचलित हो जाता है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता त्रिदेव की भी अवधारणा आती है उस समय में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने धार्मिक पुनरुत्थान का बताया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या बोलते हैं। वहीं साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदू शब्द का जिक्र तो अरबी मुसलमानों ने किया था, तो फिर ये हिंदू कहां से हो गए। यानी जो प्राचीन भारतीय जो समाज था वो हिंदू था ही नहीं, क्योंकि हिंदू तो शब्द का प्रथम बार पहला प्रयोग अरबी लोगों ने किया, क्योंकि वो स्व को ह बोलते थे और सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, तो यहां से हिंदू शब्द आया, ठीक है। तो ऐसा साम्राज्यवादी इतिहासकार बोलते हैं। 7वीं शताब्दी में दिया गया हिंदू नाम तथा पुराणों एवं महाकाव्यों का निर्माण उस काल में नहीं बल्कि पहले से चले आ रहे जो भी साहित्यों का संकलन बताते हैं। यानी पहले से जो वैदिक सभ्यता में ही जो ग्रंथ लिखे गए, तो वो सब लिखे नहीं गए थे, क्योंकि वहां पर श्रोता मतलब सुन सुन करके वहां पर ग्रंथ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाया जाता था कहानी स्वरूप। तो उसका संकलन बस यहाँ किया गया है, मतलब ये कोई नया चीज नहीं था, बल्कि जो पुराने समय से वैदिक सभ्यता से ही जो ग्रंथ चले आ रहे थे श्रुति आधारित, तो उसको बस यहाँ पे संकलन करके लिखा गया है। तो ये बात साम्राज्यवादी इतिहासकारों का है, तो बात में कुछ सत्यता भी है। उसके बाद है आर्थिक स्थिति के बारे में राष्ट्रवादी इतिहासकार गुप्त काल को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, जिसमें लोगों का आर्थिक विकास एवं धन में वृद्धि की बात कही। वहीं साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कहते हैं, सिक्के में सोने की कमी, जो उसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं गुप्त काल के, तो उसमें सोने की बहुत कम मात्रा है और मुद्रा के रूप में कौरी का भी प्रयोग किया जा रहा था। तो इससे वो साबित कर देते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार कि आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी, इसलिए सोने सिक्के में सोने में भी कमी आई और वो लोग मुद्रा की जगह जो है कौरी का भी प्रयोग करना शुरू किए थे। इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राजनीतिक इतिहासकार स्थिति के बारे में राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या कहते हैं कि केंद्रीयकृत सत्ता की बात किया उन्होंने कि गुप्त काल में केंद्रीयकृत सत्ता था।
वहीं साम्राज्यवादी इतिहासकार बोलते हैं कि समाज में बढ़ते सामंतवादी व्यवस्था का ही हवाला देते हुए वो क्या कहते हैं कि विकेंद्रीकरण बताते हैं। यानी जो राष्ट्रवादी इतिहासकार केंद्रीकृत शासन की बात करते हैं, वहीं जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो बोलते हैं यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी और सामंत का यहाँ पे समाज में वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ चुका था, ठीक है, जो कि वही गुप्त काल के विनाश का भी कारण बना था। तो यहाँ पर उनका अलग मंतव्य है और राष्ट्रवादियों का अलग मंतव्य। अब देखिए, साहित्य कला संस्कृति के संदर्भ में भारतीय इतिहासकार विक्रमादित्य के शासनकाल में रचित साहित्यों की व्याख्या करते हैं, जैसे कालिदास का मेघदूतम है, मालविकाग्निमित्रम है, वान भट्ट का हर्षचरित है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय है। ये सब जो साहित्य का हवाला देते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार, जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या बोलते हैं कि इस साहित्य को केवल विशेष लोगों तथा राजवंशों की कहानी बताते हैं और वो बताते हैं कि इसमें जन सामान्य की चर्चा नहीं की गई है, इसमें केवल राज परिवार और कुलीन लोगों के ही चर्चा की गई है। तो इससे हम साबित नहीं कर सकते हैं कि वह युग जो स्वर्णिम युग था, चूंकि राज परिवार का तो हर एक काल में स्वर्ण युग ही होता है। अगर जन सामान्य के बारे में उससे जानकारी पता चलती तो शायद इसको स्वर्णिम युग कहा जा सकता था, ठीक है। तो यहां पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। फिर स्थापत्य कला पर राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या कहते हैं कि इसकी भव्यता और विशालता की बखान करते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार। इस पर साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कहते हैं, फाहियान की यात्रा वृत्तांत की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मौर्यकालीन भव्यता को नष्ट होते चरण के बारे में बताया गया। देखिए, तो यहां पर फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो जो पहले से जो मौर्य कालीन जो भव्यता था वो नष्ट होने की बात जो फाहियान अपनी किताब में लिखा है, उससे यहाँ पे साम्राज्यवादी इतिहासकार बोलते हैं कि जो मौर्य काल था, जो वहां उस समय भव्यता थी, उसमें भी गिरावट यहाँ आई थी। इसीलिए फाहियान ने अपने किताब में नष्ट होने की बात की थी। तो यानी इनका जो स्थापत्य या भव्यता या विशालता भी उतनी बेहतर नहीं थी। उसके बाद दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धि के बारे में राष्ट्रवादी गुप्त काल को स्वर्णिम युग बताते हैं कि वहाँ पे एक से एक, जैसे आर्यभट्ट हो गए या बहुत सारे जैसे यहाँ पे कालिदास हैं, ठीक है, और मेघदूत की रचना जैसे मुद्रा राक्षस की रचना जैसे विशाख दत्त ने किया है। फिर वैज्ञानिक खोज भी जैसे ब्रह्मगुप्त या चरक संहिता या कह सकते हैं यहाँ पे आर्यभट्ट का, तो ये सब की जब हवाला देते हैं और जब बताते हैं खोज और आविष्कार और दर्शन का कर्मिक विकास हुआ था, ठीक है, तो इस पर साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या बोलते हैं कि ये जो खोज और आविष्कार है वो कर्मिक विकास, मानव का जो कर्मिक विकास होता है उसकी देन है, ना कि वो उस काल की देन है। यानी वो मनुष्य का या मानव जगत में यह कर्मिक विकास से ही यह संभव होता है कि कोई भी वैज्ञानिक खोज होता है, जैसे मोबाइल आया, लैपटॉप आया या कुछ भी आया, तो इसमें अगर कोई सरकार कहती है कि हमने या मेरे समय में जियो, मतलब मेरे समय में डिजिटल इतना हो गया, तो वो गलत बोलती है, वो कर्मिक विकास की देन, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार भी यही बात बोलते हैं कि जो भी खोज होता है, वैज्ञानिक खोज, आविष्कार या दर्शन, ये सब कर्मिक विकास की देन है, ना कि किसी काल या प्रॉपर किसी राजवंश की देन होती है। तो इस तरीका से उसको भी ये लोग काट देते हैं। तो इस प्रकार से आप भी सारे पॉइंट्स को लिखेंगे और काटेंगे, मतलब साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा। अब आप क्या निष्कर्ष पे पहुंचिएगा वो देखिए। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर गुप्त काल का स्वर्ण काल मानने में संदेह उत्पन्न होता है। यह सही है कि गुप्त काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो प्रतिमान स्थापित हुए वो आज भी आदर्श हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियां सिर्फ उत्तर भारत के उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। जो राज्य घराना था वहीं तक यह सीमित था, जबकि जनसाधारण उससे वंचित था। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अभिजात वर्ग के लिए यदि गुप्त काल ही स्वर्णिम काल था, तो सिर्फ गुप्त काल ही विशेषता की ही यह विशेषता नहीं थी, क्योंकि सभी काल में जो अभिजात वर्ग होते हैं, जो कुलीन वर्ग होते हैं, वह स्वर्णिम काल में ही रहते हैं।
यह बात और है कि इनके गुप्त काल कुछ ज्यादा ही स्वर्णिम था, जबकि निम्न वर्ग का स्वर्ण काल आज भी भविष्य के गर्भ में है। आज भी जो है जनसामान्य लोगों का स्वर्णिम काल आज तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख करके अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे तो बेहतर आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर लास्ट में मैं बोल दूं, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ और वीडियो लेक्चर साथ साथ अवेलेबल हो जाए, और मेरा कोर्स की विशेषता है कि 1 साल वैलिडिटी है, उसमें आपके 68 के लिए भी वो काम आ जाएगा, और उसमें फिर आगे चल के आपको प्री के भी वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए आप जरूर कोर्स को ज्वाइन कर लें, बहुत ही सस्ता और बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। आप एक बार अच्छे से उस नोट्स को पढ़ करके एग्जाम दे करके देखें, फिर आपको लगेगा कि नहीं सर सही बता रहे थे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।